हाँ जी, कैसे हैं बच्चों। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो एक्सेलरेशन का ले रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू जो क्वेश्चंस डील किए जाते हैं हम उसकी बात करेंगे, यानी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसके बाद में ग्राफ्स वाला आर्टिकल लूँगा। और जैसा आपको पता है हमारा जो पहले वाला लेक्चर था वो बच्चों ने बहुत पसंद किया है और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और ऑफलाइन के लोग ऑनलाइन में धीरे धीरे कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और बस ऐसे आप जुड़े रहिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जिनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो भी हमारे वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बात करते हैं अपन लेक्चर 2 की और हम बात करेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है पहले ये समझिए। अगर हम मैथमेटिकली बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई आ चुकी है जिसको मैंने अभी डिफाइन किया। किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बहुत बेसिक सी बात है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि साहब मैथमेटिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है उसको लिखा जाता है डी वी बाय डी टी। मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई, पर ये डेफिनेशन आपके काम क्या आती है। अगर वी की कोई इक्वेशन बना के दे दी जाए तो उसका डेरिवेटिव ले लोगे, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आपको ए मिल जाएगा। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फिजिकल मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो एक बहुत बेसिक चीज होती है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बदल जाती है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बदल जाती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हुआ। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे था, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आफ्टर एवरी सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 से 10 हो जाएगी, अगले एक सेकंड में 10 से 20 हो जाएगी, अगले एक सेकंड में 20 से 30 हो जाएगी, अगले एक सेकंड में 30 से 40 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये तो कहानी एक्सेलरेशन की रही। अब बात कर लेते हैं रिटार्डेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन कि साहब किसी भी पार्टिकल की स्पीड लगातार किसी ना किसी रेट से कम हो रही है। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात की वैसे के वैसे हम रिटार्डेशन की बात करते हैं। रिटार्डेशन में क्या होगा, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकंड के बाद एक फिक्स पैटर्न से घट जाएगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सेलरेशन के अंदर हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो रिटार्डेशन के अंदर अगर मान लीजिए रिटार्डेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। मान लीजिए किसी के पास इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, और उस पार्टिकल के पास रिटार्डेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 50 से कितनी रह जाएगी, 40, अगले एक सेकंड में रह जाएगी 30, अगले एक सेकंड में रह जाएगी 20, अगले एक सेकंड में हो जाएगी 10 और अगले एक सेकंड में हो जाएगी 0। मतलब 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है किसी न किसी फिक्स मैनर में या घट रही है किसी न किसी फिक्स मैनर में, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन डिसाइड होता है। चलिए, हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली, मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसका एक डायरेक्शन होता होगा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ये बात ध्यान से समझने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। यहां से अगर आप देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, dv बाय dt। हमें पता है dt का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ dv will be the direction of acceleration। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब एक बात समझिए, जैसे मैं आपसे सिंपल बात करता हूं कि एक पार्टिकल है हमारे पास और उस पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है। जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ ही उसका एक्सेलरेशन है a। हमें पता है इस कंडीशन में इसकी जो स्पीड है, इस पार्टिकल की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए
आफ्टर सम टाइम जब पार्टिकल यहां कहीं आ चुका होगा तो उसकी स्पीड बढ़ करके कुछ v1 हो जाती है, या वेलोसिटी की वैल्यू v1 हो जाती है। हम कहेंगे v1 इज ग्रेटर देन v होगा। बहुत क्लियर है? ठीक है साहब, अगर मैं आपसे बात करूं कोई पार्टिकल जो है वो चल इस तरफ रहा है, उसकी वेलोसिटी v या u मान लेता हूं इस बार में, या v मान लेते हैं हम लोग, v है ना, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इस कंडीशन में हम इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अब मुझे पता है कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल जब मूव करेगा और कहीं ना कहीं यहां आएगा, उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि पार्टिकल की जो स्पीड इस बार होगी v1, वो कम होगी v से, वो कम होगी v से। एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरफ है, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरफ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए बहुत सिंपल बात है, इसको समझना ध्यान से। इस कंडीशन में जिस तरफ वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, और चेंज इन वेलोसिटी भी राइटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी बड़ी है इनिशियल से, इसलिए जो यहां डेल्टा v मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव दे रखे। तो देखो v भी इस तरफ है, डेल्टा v भी इस तरफ है, और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। मतलब पहली कंडीशन में आप देखेंगे कि तीनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। बट व्हाट अबाउट इन सेकंड केस? अगर मैं सेकंड केस में बात करूंगा तो देखिए वेलोसिटी बेटा इस तरफ है, यहां भी वेलोसिटी इस तरफ है, और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो चुकी है। तो जब मैं चेंज निकालूंगा तो फाइनल वैल्यू जब छोटी होगी, और मैं चेंज निकालूंगा, फाइनल वैल्यू जब छोटी होगी इनिशियल वैल्यू से, तो चेंज नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब इस तरफ है। तो आप मुझे बताइए, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी इधर मिला, डेल्टा वी का डायरेक्शन ये होगा नहीं होगा? यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो इधर जो है चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा नहीं होगा? डेल्टा वी। तो देखिए इस वाले केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, पर इस कंडीशन में आप देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइटवर्ड है पर चेंज इन वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है। दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो याद रखिए एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में होता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप कहानी क्लियर हो गई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 L1 T-2, बहुत क्लियर है। और यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो बात को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। देखिए हमें पता है यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब बच्चों होता है लेंथ, तो यहां लिख दूंगा L1। सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है टाइम, मतलब t का स्क्वायर। तो आपको बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा। m इसमें आ नहीं रहा है तो m को लिख देंगे 0, L1 T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। मैं ये सारी चीजें बहुत बारीकी से इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एक बार काइनेमेटिक्स के शुरुआत के कंसेप्ट आप बहुत क्लियर कर दीजिए। उसके बाद जब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स खत्म करने के बाद, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन, तब हम टू द पॉइंट बात करेंगे और फटाफट चैप्टर्स को खत्म करेंगे। पर काइनेमेटिक्स इन जनरल बच्चों का वीक होता है, इसलिए मैं काइनेमेटिक्स में डिटेल में बहुत अच्छे से समझा के बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए साहब आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What is the meaning of uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो बढ़ रही है उस बढ़ने की रेट फिक्स है। जैसे हमने अभी बात कहा था एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ती है, पहले सेकंड में भी 10 से बढ़ी, दूसरे में भी 10 से बढ़ी, तीसरे में भी 10 से बढ़ी, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, अगले सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, अगले सेकंड में फिर 14 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो गई, एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है? ए एवरेज जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन मतलब ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, जो हमेशा डेल्टा t के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि साहब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी ए इंस्टेंटेनियस, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिंपल dv बाई dt।
अभी हम बात करेंगे जब सवाल, तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत क्लियर है। क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, या क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा एक्सेलरेशन होता है? क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का लगातार बढ़ना होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का लगातार घटना होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव दे रहे हैं और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव दे रहे हैं। पहला केस देखिए, पहला केस देखिए। इस केस में हम कहेंगे कि ये जो है वेलोसिटी, उधर ही एक्सेलरेशन भी है। अब आप देखिए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरे केस में मैं बात कर लेता हूं कि देखिए वेलोसिटी इस तरफ है, v इस तरफ है, और एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस है और वेलोसिटी प्लस है। अब v जब प्लस है और एक्सेलरेशन अपोजिट, एंगल 180 डिग्री हो गया ना। यहां आप देखेंगे कि यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां जो स्पीड है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, जब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, वेलोसिटी भी माइनस है और एक्सेलरेशन भी माइनस है, इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यहां जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का डिक्रीज होना नहीं होता। स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है। अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं तो स्पीड डिक्रीज होगी, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री तो स्पीड इंक्रीज होगी। दोनों नेगेटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी और दोनों पॉजिटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो स्पीड घटेगी। तो आई होप समझ में आ गई होगी इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या होता है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो इट इज, चलो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, क्वेश्चन रिलेटेड विद द एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात करते हैं कि सब जब एक्सेलरेशन था ही नहीं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। हम सवालों को सोल्व कर लेते हैं। s बराबर vt को यूज करके, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। ये बहुत सिंपल बात होता है। दूसरे केस में बात करते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो तो सभी क्वेश्चंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करेंगे, जिसकी बात अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में करने वाला हूं। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो सवालों को हम इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। अगर यहां पे बात कर लिया जाए कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है, मतलब a इक्वल्स टू dv/dt जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जनरली यहां से नीट में सवाल नहीं आते, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसलिए हम इसी आर्टिकल की आज बात करने वाले हैं हमारे इस वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। एक तरीका और होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो होता है ग्राफिकल मेथड, जो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने वाली इक्वेशंस हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हो। लेकिन यहां पर मैं सीधी सीधी बात कर लूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन की। पहले हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, फिर स्केलर फॉर्म में बात करेंगे। याद रखिए, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वेक्टर फॉर्म में वेक्टर साइन लगा देंगे वेक्टर के ऊपर, और स्केलर फॉर्म में वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है वो थोड़ी बहुत मीनिंगफुल है। जैसे पहले इक्वेशन की हम बात करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस at, यहां भी v इक्वल्स टू u प्लस at होगा, पर यहां आपने वेक्टर साइन नहीं लगाया था, स्केलर फॉर्म हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां भी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट से आती है, v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। अब यहां पे सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि v का v के साथ एंगल 0 होगा, तो हमें पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है। तो अगर एंगल की वैल्यू 0 तो cos 0 1 हो जाता, तो a डॉट b इक्वल्स टू ab हो जाएगा। अब यहां a भी v है और b भी v है, इसका मतलब ये तो v स्क्वायर बन जाएगा, ये तो v स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह से ये u स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये जो बनेगा 2as cos थीटा बनेगा। ये है वेक्टर फॉर्म। अब अगर a और s के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और अगर a और s के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि cos 180 माइनस 1 हो जाता है।
और स्केलर फॉर्म तो एज इट इज लिख दोगे आप, स्केलर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात कर रहे हैं आगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, nth सेकंड में कितना चला। कई बार आपसे कहा जाता है कि कोई पार्टिकल 5वें सेकंड में कितना चला, 6ठे सेकंड में कितना चला, 7वें सेकंड में, मतलब nth सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। उसके लिए इक्वेशन लिखी जाती है, एस nth जो होता है उसकी वैल्यू u प्लस 2n-1a/2 होती है। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये भी बच्चों को याद होती है और ये तो तीनों याद होती ही होती हैं। दो चीजें जो बच्चों यहां लिखी हुई है, ये दिमाग में सेट कीजिएगा, ये कई बार आपके बहुत हेल्प करती है। अगर आपको यहां से बात कर दी जाए कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये बात बहुत क्लियर रखनी है कि व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है, उस कंडीशन के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देंगे v एवरेज बिकम्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो होगा v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय t, मतलब वैल्यू मिल जाएगी u प्लस v/2 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू s। आई बात समझ में? तो v u प्लस v/2 इंटू टी। आई होप समझ में आ गई होगी बात कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। तो हम इसको बहुत इजीली यूज करेंगे, इट्स वेरी गुड इक्वेशंस। यहां भी इसको देखो, ये सब आपके दिमाग में रहती हैं, आपको सब समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे इजीली सॉल्व भी कर लेते हैं। ये अचानक से दिमाग में हिट नहीं करता, तो इसको दिमाग में होल्ड करके रखना है कि whenever initial velocity is given, final velocity is given, in that situation average velocity can be written as u plus v/2। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट पाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। A particle starts from the rest and moves with the constant acceleration 4 meter per second square. Then find out displacement in first 2 second and displacement in second second. इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी मुझे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक है। और रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0, राइट, ठीक है। और हमसे कहा जाता है कि 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेकंड सेकंड में कितना होगा। समझने वाली बात। अगर मैं 2 सेकंड की बात करूं तो यूज करूंगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमारे पास है कितना, 0, तो ut 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू मेरे पास 4 है और t स्क्वायर मेरा 2 का स्क्वायर करने पे 4 ही बन जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 16/2 मतलब 8 मीटर। मतलब 2 सेकंड में चला वो 8 मीटर। अब आपसे बात की जाए सेकंड सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में। तो जब हम दूसरे सेकंड की बात करेंगे तो एस nth वाली इक्वेशन को काम में लेंगे, जो हमारे पास क्या होती है, u प्लस 2n-1 a/2। मतलब यहां पे भी u 0 था, 0 पुट कर देंगे, प्लस हाफ इंटू ये 1/2 2n, n की वैल्यू अब 2 पुट करनी है, राइट। तो n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 है। आई होप समझ में आ गई होगी आपके। एस nth की हम बात कर रहे हैं, u प्लस 2n-1 a/2, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, 3 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, सेकंड सेकंड की बात की जा रही है, 2n, n की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3/2, और ये हो जाएगा मेरे पास 4। आई बात समझ में? आई थिंक मैंने 3 को 2 बार लिख दिया, तो इसको क्लियर करते हैं। इसको हम 2 बार लिख चुके हैं, इसको हम 2 बार लिख चुके हैं, इसको हम 2 बार लिख चुके हैं, इसको हम 2 बार लिख चुके हैं। तो हम एक सिंपल बात कर रहे हैं, ये मेरे पास बन जाएगा 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 4, क्योंकि ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है यही 3/2 आया था बेटा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब इसको हम 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 6 मीटर इज आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि यार 2 सेकंड में कितना चलेगा, 8 मीटर, और दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, 6 मीटर। इसका मतलब पहले सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। 2 सेकंड में कितना चला, 8 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना चला, 6 मीटर। तो बताइए पहले सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। एक और बात समझ में आ गई होगी, पहले सेकंड में 2 मीटर और दूसरे सेकंड में 6 मीटर, रेशियो 1:3 है। अभी आने वाली ये बात। चलिए, a particle is moving in a straight line under constant acceleration. If motion start from the rest, again initial velocity is 0, u equal to 0. Find the ratio of displacement in n second, that of nth second. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, आपसे कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर
n सेकंड की बात करेंगे तो एस n की जब मैं बात करूंगा n की, तो ये मेरी इक्वेशन क्या आती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूंगा जब मैं n की बात करूंगा। एस टी की जगह n आ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह n स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। एस nth की अगर बात करूंगा तो अगेन हमारा जो u है, u प्लस 2n माइनस 1a/2 लिखा जाएगा। तो u हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। n की वैल्यू n ही रहेगी और यहां लिख दूंगा मैं प्लस 2n माइनस 1a/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब एस n अपॉन एस nth की जो वैल्यू मिलेगी, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो देखो a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा हमारे पास n स्क्वायर और नीचे बचेगा हमारे पास 2n माइनस 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, तो n सेकंड में कितना चला और nth सेकंड में कितना चला उसका रेशियो कई बार पूछ लिया जाता है, दिमाग में बहुत क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप, मतलब इसके पास जो vx है इनिशियल या ux किसको बोल सकता हूं मैं, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली जो uy है इट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जो है, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस ax की जो वैल्यू है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक्सेलरेशन अलोंग दी वाई एक्सिस जो है वो ay की जो वैल्यू है वो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, हमसे पूछा क्या है कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड क्या होगी और स्पीड आफ्टर 10 सेकंड क्या होगी। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड एंड स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। आप मुझे बताइए मैं कैसे यूज करूंगा, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। चलिए साहब, ux कितना है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 बनेगा 2 में एक कोई ऐड कर दूंगा तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाता है vx। आई बात समझ में? अब सुनिएगा ध्यान से, ये मेरा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं vy की। vy की वैल्यू कैसे लिखूंगा, uy प्लस ay इंटू टी। चलिए uy कितना आएगा, uy की वैल्यू लिखी जाएगी हमारे पास अगेन 1 प्लस ay की वैल्यू लिखी जाएगी हमारे पास 0.3 और t की वैल्यू लिखी जाएगी 10। ये बन जाएगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। देखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम्स 3 और एक 1 हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी होगी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, vxi कैप प्लस vyj कैप। अब हम क्या करने वाले हैं, vx हमें मिल गया 3 तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड इज द v। आई बात समझ में? तो हमारा जो पहला आंसर आ गया वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड वो तो 3i कैप प्लस 4j कैप आया। स्पीड की वैल्यू पूछी है, स्पीड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमें पता है ये दो वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है। और जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 0 हो जाता है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये रूट हमारे पास 25 आ जाएगा, सोल्व करने पे 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो दिस इज द स्पीड। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखी जाएगी, स्पीड उसका मैग्नीट्यूड होता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें वैसे तो प्रूव करना चाहिए था, पर हम क्योंकि रिवीजन सेक्शन ले रहे हैं तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, सीधा याद रखिए। गैलीलियोज ऑड नंबर की एक कहानी है, ठीक है। गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट से अपना मोशन शुरू करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट से मोशन शुरू करना जरूरी है, इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है और एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। इस कंडीशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्स का रेशियो होता है वो 1:3:5 होता है। 1:3:5 तो 7 एंड 4, मतलब ओड नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक एक सेकंड का इंटरवल लेता हूं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड,
तो पहले सेकंड में अगर s चला तो इसमें 3s चलेगा, इसमें 5s चलेगा, इसमें 7s चलेगा। s कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एक सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो इंटरवल एक एक सेकंड का हो या 2-2 सेकंड का हो। वो इंटरवल हो सकता है 2 सेकंड का हो, 2 सेकंड फिर अगले 2 सेकंड फिर अगले 2 सेकंड फिर अगले 2 सेकंड। इसमें जो रेशियो होगा वो भी यही हो सकता है। अगर पहले 2 सेकंड में वो d चला तो अगले 2 सेकंड में वो 3d चलेगा, अगले 2 सेकंड में वो 5d चलेगा, अगले 2 सेकंड में वो 7d चलेगा एंड सो ऑन। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। तो हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर 1-1 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, 2-2 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, 5-5 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं, या 10-10 सेकंड के इंटरवल हो सकते हैं। इनमें जो डिस्टेंस टेबल का रेशियो होगा वो हमेशा 1:3:5 में जाएगा। ये हम कई बार काम में लेंगे। तो क्या है, नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, दिमाग में होल्ड कर लीजिए, प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे कैसे हम काम ले लेंगे। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको कोडिंग से। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये बात क्लियर हो गई। इफ कवर द डिस्टेंस डी इन फर्स्ट 20 सेकंड, पहले 20 सेकंड में डी चला तो आपसे कहा अगले 20 सेकंड में कितना चलेगा। यार बहुत क्लियर है, पहले 20 सेकंड के अंदर अगर वो डी चला तो हमें पता है अगले 20 सेकंड के अंदर वो इसका 3 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो पहला वाला होगा। आसान सवाल था, ठीक है। चलिए साहब, अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए सॉल्यूशन तो छोड़ते हैं, आ जाइए भाई। अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आपसे कहा जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग 300 मीटर डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल की वैल्यू बतानी। अब बताइए, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एस होता है वो होता है v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। एस की वैल्यू आपको दे रखी 300 इक्वल टू v एवरेज लिखा जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी। आप मुझे बताइए u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, u की वैल्यू दे रखी है 10, v की वैल्यू दे रखी है आपको 20, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी करूंगा तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, देखो 10 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास, ये 30 हो गया। 30/2 क्या हो गया, 15। तो आप मुझे बताइए क्या 300 इज इक्वल टू 15t हो गया? तो बताओ क्या t इक्वल टू 20 सेकंड आ जाएगा? t इक्वल टू 20 सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सवाल था। इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करेंगे, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैंने लाइव के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करवाया था। फिर अब बात कर रहे हैं हम लोग सीधा अपन ने जो मैं आज फॉर्मूला बताया आपको उसी को काम में लीजिए, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस करना है। इस प्रोफाइल के सवाल अलग अलग डेटा के साथ कई बार आपके सामने मिलेंगे। अगर आप एक की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सवाल क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, मान लीजिए पार्टिकल ने यहां से मोशन शुरू किया। अब इस सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर हमें यह नहीं पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी अपने आप से 0 मान के सोल्व नहीं कर सकते, सवाल गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी में u मान लेता हूं और 2 सेकंड बाद ये यहां आ गया, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे यहां आ गया, t इक्वल्स टू 0 पे यहां था, और 2 सेकंड में जो डिस्टेंस टेबल है वो अगर d1 है तो d1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर। फिर आपसे कहा जाता है अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में, इसका मतलब देखिए यहां से यहां तक का टाइम हो गया 2 सेकंड, और अगले 4 सेकंड में जो चला वो डिस्टेंस है आपके पास, वो डिस्टेंस है आपके पास 14 मीटर। कितनी डिस्टेंस है वो, d2 की जो वैल्यू है वो 14 मीटर है।
अब अगले 4 सेकंड का मतलब होगा पार्टिकल अगर यहां आया तो टोटल टाइम उसके पास 6 सेकंड हो चुका है, और अब यहां की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। मान लीजिए वेलोसिटी v है, यहां की वेलोसिटी में v1 कंसीडर कर लेता हूं। बहुत क्लियर? अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि साहब हम इस मोशन को कैसे डील करेंगे, यहां से यहां और वापस यहां से यहां, दो पार्ट में डील करेंगे। पहले अगर आप बात करोगे तो आप मुझे बताइए, आपको टाइम की, आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है, तो ध्यान से समझिए हम कैसे सोल्व करेंगे। पहली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस टेबल हो गया 2 मीटर इक्वल टू u, वेलोसिटी इनिशियल है तो u इंटू टी की वैल्यू 2 सेकंड लिख दी जाएगी। यहां से यहां की बात कर रहा हूं तो टाइम 2 सेकंड हो गया, प्लस हाफ a और t स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारी जो इक्वेशन मिली 2 इक्वल्स टू 2u प्लस 2a हमारी इक्वेशन मिल गई। अगर हम इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू u प्लस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, तो जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो मुझे यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लगानी है। बच्चों बता दो, यहां t बराबर 0, वहां t बराबर 6, तो बताइए यहां से वहां डिस्टेंस टेबल कितना है, 2 प्लस 14 16 हो गया। तो मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर जब लगाऊंगा तो s की वैल्यू मेरे पास 16 हो गई, इक्वल्स टू u इंटू 6, टाइम की वैल्यू 6 हो गई, प्लस हाफ a और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये कैंसिल हो गया 18 आ गया। बताइए क्या लिखेंगे हम, 16 इक्वल्स टू 6u प्लस 18a, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो बनी हमारे पास 16 इक्वल्स टू 6u प्लस 18 है, मतलब सेकंड इक्वेशन बनी 16 इज इक्वल्स टू 6u प्लस 18a, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास थी 1 इज इक्वल्स टू u प्लस a, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मेरे दो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट भाई, समझ में? देखिए दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। कई बार बच्चे हमसे पूछते बेचारे जिनकी 8, 9, 10 की मैथ्स बहुत कमजोर थी, वो पूछते कि सर हमारे जो टीचर होते हैं वो पता नहीं कब तो दो इक्वेशंस ऐड कर देते हैं, पता नहीं कब दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कब डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या पता सर कब ऐड करना होता है, कब सब्सट्रैक्ट करना होता है और कब डिवाइड करना होता है। बेटा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी इक्वेशन से क्या पैरामीटर्स चाहिए और क्या आपको हटाना है, जैसे मुझे यहां क्या चाहिए, दो इक्वेशन है, तो पहले कोई भी एक अननोन को निकालूंगा तो एक को तो भगाना पड़ेगा मुझे। जब एक को भगाना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं, पहले u को रवाना करते हैं। अब u को रवाना करने के लिए क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा 6, यहां भी 6 और यहां भी 6। अब मुझे बताइए पहली इक्वेशन में भी 6u है और दूसरी इक्वेशन में भी 6u है। अब मुझे बताइए अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा तो इसमें से इसको माइनस करने पे ये आर्ग्यूमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 6 जो है वो 10 मिलेगा, यहां आपको 0 मिल जाएगा और यहां 18 माइनस 6 आपको मिल जाएगा 12a, तो आपको 12a इक्वल्स टू 10 मिल गया, तो a इक्वल्स टू आपको 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। इस तरह से आपने a निकाल लिया। अब क्योंकि आपको पता है हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, 1 इज इक्वल्स टू u प्लस a की वैल्यू 5/6 मिल गई। मुझे u अगर निकालना है तो u की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस a। देखो a की मेरे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a को माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस a की वैल्यू 5/6 है, तो मैंने ये 5/6 लिख दिया। 1 माइनस 5/6 1/6 आ जाएगा, तो ये 1/6 मीटर पर सेकंड मुझे u भी मिल गया। अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई और फाइनल वेलोसिटी मिल गई। मेरे सवाल में मुझसे पूछा था What will be the velocity of the particle after 7 सेकंड, तो अब मैं यूज करूंगा by v इक्वल्स टू u प्लस at। मुझे v चाहिए, u मेरे पास कितना है मेरे बच्चों 1/6 है, ठीक है, प्लस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू 5/6 है, ये 5/6 और t मुझे 7 दिया है, तो मुझे कितना बन जाएगा 35/6 प्लस 1/6, ये 1/6 plus 35/6, this becomes 36/6, this becomes 6 meter per second, so this will be the answer of the question। हमारे सवाल में जो आंसर दिया है वो ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं बहुत क्लियर बता देता हूं, बहुत क्लियर।
मैं आपको ये सिखाता जाऊंगा कि आप गड़बड़ कहां करते हो। लास्ट के दिनों में ना बहुत कॉमन सवाल हमारे बच्चों के आते हैं। कॉमन सवाल क्या होते हैं बच्चों कि सर हम क्या करें, हम सवालों को करते हैं सर, घर पे हमसे सवाल भी बन जाता है सर, एग्जाम में नहीं बनता सर, हम परेशान हो जाते हैं सर बहुत ज्यादा, और वापस जब घर आके बनाते हैं तो बन जाता है सर सवाल। बताओ ये बहुत कॉमन सवाल है कि नहीं आपका? ये बहुत कॉमन सवाल है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना ये क्वेश्चन। बेटा बहुत आसान जवाब है इसका। देखिए होता क्या है, घर पे हम फ्री हैं, हमारे पास मर्जी में जितना टाइम है, हम चाहे 3 बार सवाल को करें, 4 बार सवाल को करें, 5 बार, कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार आंसर नहीं आया दूसरी बार लाओगे, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार लाओगे, फिर आप आंसर की में चेक करोगे, गलत आंसर आ रहा है जो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज को समझने की कोशिश करना। पहली बार में आप आंसर लाए, आपने आंसर की में चेक किया, आपने देखा यार मेरा तो आंसर कुछ और आ रहा था, यहां तो आंसर सी दिया हुआ है। अब आपको पता लग जाता है कि आंसर सी है। अब आप सी लाने पे तुल जाते हो, सी को कैसे लाया जाएगा। अब आप आंसर आया नहीं है आपका, लाया गया है, और आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर लाया नहीं जाना चाहिए। तो घर पे कई बार आंसर लाया जाता है। अब ऐसी अगर हैबिट तो एग्जाम में तो कोई आंसर नहीं आएगा, और क्योंकि एग्जाम में आपने सोल्व किया है क्वेश्चन, आपने एक बार अपना कंसेप्ट लगा दिया है, और घर जाके देखने पे वो गलत लगता है तो दूसरी डायरेक्शन में आप कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में सोच लेते हो, और आपको पता भी होता है कि यार इसका तो आंसर ये है, उसको कैसे लाना है, तो उस आंसर को आप लेके आ जाते हो। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर इस बात को नोट कर लेना। अब मैं इसका तोड़ बताता हूं आपको, मैं अपने 24 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं तोड़ क्या है इसका। इसका एक ही तरीका है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा यार हमने 2 इक्वेशन बनाई, 2 अननोन थे, फिर उससे हमने नोन की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने वापस 3rd इक्वेशन लगाई और फिर आंसर लेके आए। अगर आप इससे एक बार समझ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये आपके समझ में आया। समझ में आने के बाद एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपसे वो सोल्व नहीं होगा एग्जाम में। और जब इस तरह का क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाता है तो एग्जाम में दिमाग पे एक प्रेशर आता है कि मेरा टाइम खर्च हो रहा है, और जब टाइम खर्च हो रहा था तो हमारे दिमाग में और ज्यादा प्रेशर आता है, उस प्रेशर में सवाल सोल्व नहीं हो पाता। आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है प्रैक्टिस? इस क्वेश्चन को आपको इसी डेटा के साथ फिर डेटा बदल करके 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार प्रैक्टिस करनी है। तो इस क्वेश्चन ने आपको 2-3 चीजें सिखाई कि जब आपको इस तरह के पैरामीटर्स दिए जाते हैं, अननोन दिए जाते हैं, तो उससे नोन कैसे फाइंड किया जाता है और 3rd इक्वेशन कैसे काम में ली जाती है। दिस इज द प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस को जब बार बार करते हो तो यही प्रैक्टिस आपको बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प करती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सवाल सोल्व करते हैं अगला वाला। चलिए साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स 15 मीटर इन 3rd सेकंड। 3rd का मतलब nth वाली इक्वेशन लगेगी u प्लस 2n माइनस 1a बाई 2 वाली लगेगी। ठीक है, सेकंड, ठीक है, और 31 मीटर इन 7 सेकंड वापस ये इक्वेशन लगेगी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखिए एक पार्टिकल जो है वो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। अब बहुत क्लियर है, यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वही पूछा है आपसे, और एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 अननोन आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इस वीडियो को यहां पॉज करके पहले इसको सोल्व कीजिए और देखते हैं आप इसको सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर आप मेरा मेथड यूज कीजिए। राइट बच्चों, तो हम पहला मेथड यूज करेंगे, पहली इक्वेशन यूज करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली। तो पहले उसने कहा 3rd का मतलब n की वैल्यू जो है, हमें n की वैल्यू 3 लेनी है। ठीक है, तो 3rd सेकंड में कितना चला वो? 15 मीटर, मतलब हमारा s जो है वो 15 है, तो 15 इक्वल टू u प्लस 2n की वैल्यू 3 हो गई माइनस 1a बाई 2, मतलब ये मिला 15 इक्वल टू u प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 5/2a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की जब बात करूंगा तो फर्दर ये इक्वेशन यूज करूंगा, पर अगले 7th सेकंड में n की वैल्यू 7 लूंगा और डिस्टेंस टेबल 31 मीटर है, तो 31 इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 7 हो गया 14 माइनस 1a बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया 31 इज इक्वल टू u प्लस 13a बाई 2, इक्वेशन नंबर 2।
अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, दो में से। तो अब यहां देखिएगा, इसमें भी u आ रहा है और इसमें भी u आ रहा है, और मुझे u को एलिमिनेट करना है। तो मैं जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो u अपना आप ही गायब हो जाएगा। तो 31 माइनस 15 इज 16 इक्वल टू u माइनस u बिकम्स 0, u माइनस u बिकम्स 0। हाँ जी, u माइनस u बिकम्स 0, 13a/2 और ये 5a/2, तो प्लस 13a/2 माइनस 5a/2, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 8a/2। ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स, फर्दर ये हो गया 4 टाइम्स, तो यहां से a की वैल्यू मिल गई मुझे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं पहली वाली इक्वेशन को काम में ले लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे u मिल जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू u प्लस 5/2 इंटू 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 को 15 में से माइनस कर दोगे तो u इक्वल टू मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि हमारे जो आंसर्स आएंगे, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? ठीक है, नाउ दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर भी याद रखना है, याद रखना है, आंसर भी याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, मैं इतनी लंबी चौड़ी नौटंकी नहीं कर रहा हूं, सीधा यहां बता रहा हूं। एक ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है वो L है, एक पोल है यहां पर, एक इलेक्ट्रिक पोल है यहां पर, ये इलेक्ट्रिक पोल है। जब ट्रेन का अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, ए की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मतलब एक ट्रेन जो है किसी रेलवे ट्रैक पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, जब इस पोल को इसका इंजन क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड u है, और जब इसी पोल को उसका लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करता है तो स्पीड v हो जाती है। आपसे पूछा गया है, बताइए जब मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तब उसकी स्पीड अगर मान लीजिए v1 है तो v1 की वैल्यू क्या होगी? ये आपका सवाल है। सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है किसी ट्रैक के ऊपर, जब उसका इंजन किसी इलेक्ट्रिक पोल को के पास से गुजरता है तो उसकी स्पीड u है, और जब वो पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाती है, उसका लास्ट कंपार्टमेंट वहां से गुजरता है तो स्पीड v हो जाती है। तो आपसे कहा कि जब मिड पॉइंट से गुजर रही होगी तब स्पीड क्या होगी? हमें सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। कैसे लगाना है? हम जब यहां पहली स्टेट देखो ये है और दूसरी स्टेट ये है, 1 और 2 के बीच में पहले इक्वेशन लगाता हूं, तो 1 और 2 के बीच में हमारा ट्रेन कितना ट्रेवल करेगा? सर ट्रेन की लेंथ L है, तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है वो L है, तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए, जब ट्रेन का इंजन क्रॉस कर रहा था तो स्पीड u थी और यहां स्पीड v1 हो गई। अब तक का जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है वो किसके बराबर है? l/2 के बराबर है। तो फर्दर मैं इक्वेशन यूज करूंगा थर्ड, पर कैसे यूज करूंगा? फाइनल स्पीड मेरे पास v1 है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al/2। इस बार मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो l/2 है। आई बात समझ में? ये देखिए यहां से ये कैंसिल कर दिया, अब यहां पे भी वापस वही कहानी आ गई, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें। तो बताइए मेरे को क्या चाहिए? मुझे जो वेलोसिटी चाहिए ना, इसकी ये वाली जो वेलोसिटी चाहिए v1, वो u और v की फॉर्म में चाहिए। मतलब मुझे एक्सेलरेशन वाली टर्म को हटाना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन टर्म वाली कब हटेगी? जब मैं किसी एक इक्वेशन से दूसरे को माइनस करूंगा, और एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करने पे एक्सेलरेशन वाली टर्म हट जाएगी। वो तभी तो हटेगी जब दोनों में सेम पैरामीटर आएंगे। यहां 2al आ रहा है तो यहां पे भी 2al आना चाहिए। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी मेरे पास? v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस 2al। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 अगेन। अब मुझे बताइए, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 2al। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे।
जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये तो मुझे मिल जाएगा 2v1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ये 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर, और 2l से 2l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरी मिल गई। अब इस v1 स्क्वायर को उधर जाके ऐड कर दो, तो 2v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मिल गया, मतलब v1 की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। याद रखिएगा, आंसर याद रखना है, आंसर की वैल्यू आएगी v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको TBR, TBR का मतलब होता है टू बी रिमेंबर, ठीक है। TBR का मतलब क्या होता है? टू बी रिमेंबर। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे, बार बार इतना एग्जाम में नहीं करना होता अपन को, ठीक है। एक बार अपन ने समझ लिया, अब याद रखिएगा ट्रेन का जो इंजन है वो u स्पीड से क्रॉस कर रहा है, लास्ट कंपार्टमेंट v से क्रॉस कर रहा है, तो मिड पॉइंट किससे क्रॉस करेगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए साहब ये सारी कहानी हो गई हमारे पास, ओ माय गॉड। चलिए अब देखिए सवाल क्या है, द इंजन ऑफ द ट्रेन पासेज द इलेक्ट्रिक पोल विद द वेलोसिटी u, वापस सेम क्वेश्चन है बेसिकली, आगे बढ़ जाते हैं। अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, after some time its velocity becomes 30 meter per second, what will be the velocity of the particle at the midpoint of the path? मान लीजिए बेटा एक टोटल पाथ है, टोटल जो पाथ है उसकी लेंथ मान लेता हूं l है, पार्टिकल जब शुरुआत में यहां था तो उसकी वेलोसिटी u की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, जब आपका पार्टिकल यहां आ गया तो उसकी वेलोसिटी v की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। आपसे कहा गया है कि जब वही पार्टिकल मिड पॉइंट पे था तब उसकी वेलोसिटी v1 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सवाल एग्जैक्टली पहले वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका आप सीधा आंसर उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा u स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू आपका 100 प्लस v स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू हो जाएगा आपको 900 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1000 बाई 2, और यहां से अगर आप देखेंगे तो v1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो अंडर रूट ऑफ 500 मिल जाएगी। अंडर रूट ऑफ 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, 100 का रूट कितना हो जाता है? 10, तो आंसर आ जाएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब, अगेन ये जो दो क्वेश्चन है इसके बाद वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, बढ़े आगे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ना, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद वाले में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन भी आपका कभी गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है कि मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं पहले। अ बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, एक और बात बहुत क्लियर बताता हूं आपको, जिन बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत आती है ना, वो जल्दी ना करें, वो हमेशा सवाल को पढ़ते वक्त सिचुएशन ड्रॉ करना शुरू कर दें। जो सिचुएशन दे रही है उसको आप ड्रॉ कीजिए, सिचुएशन ड्रॉ करते जाइए, सिचुएशन ड्रॉ करते जाइए, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद अपना कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, फिर सवाल को सोल्व कीजिए। सिचुएशन ड्रॉ करना सीखना है शुरू में, बाद में वो सिचुएशन अपना आप इमेजिन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमसे कहा जाता है अ बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At the same time, a car traveling with the constant velocity 16 meter per second overtake and passes the bus. हमसे क्या कहा जाता है, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम एट व्हाट डिस्टेंस बस ओवरटेक द कार। देखो होता क्या है कि t=0 पर एक बस अपना रेस से मोशन स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
उसी टाइम पर जब ये अपना मोशन शुरू करती है t बराबर 0 पे, तभी एक कार इसको इस स्पीड से ओवरटेक कर जाती है। अब देखो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है। तो हुआ ये कि जैसे मान लीजिए बस यहां से स्टार्ट करती है और कार तेजी से आ रही थी, जब बस ने अपना मोशन शुरू किया तभी इसको ओवरटेक करती है। तो पहले क्या हुआ, कार आगे निकल जाएगी, पर आप ध्यान से देखिएगा 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 8 से बढ़ के 16 हो जाएगी, तो इसके बराबर होगी, और अगले 1 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब इससे ज्यादा। तो होगा क्या कि जब ये आगे निकल चुकी शुरुआत में, यहां पे इसने क्रॉस किया कार ने बस को, आफ्टर सम डिस्टेंस और आफ्टर सम टाइम होगा क्या, जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये उसको ओवरटेक कर जाएगी, और इसकी तो स्पीड बढ़ती ही जाएगी बढ़ती ही जाएगी। तो डेफिनेटली जब बस ने कार को ओवरटेक कर लिया, उसके बाद कार कभी बस को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। तो आपसे पूछा है कि कितने डिस्टेंस डी पर और किस टाइम टी पर ऐसा होगा कि बस इसको ओवरटेक करेगी। तो आप मुझे बताइए, बस के लिए जो डी की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 4, बस d इक्वल टू बनेगा हाफ AT स्क्वायर, और 4 कार, वही d किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू टी के बराबर, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। दोनों d सेम है, दोनों d सेम है, तो दोनों को बराबर कर दूंगा, तो हाफ AT स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू VT कर दूंगा, t से t को कैंसिल कर दीजिए, और यहां से आपको जो t की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 2v अपॉन a। इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2v अपॉन a आ जाएगा। तो 2 इंटू v की वैल्यू मेरे पास 16 है, a की वैल्यू मेरे पास 8 है, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 4 सेकंड बाद ऐसा होगा कि 4 सेकंड बाद बस जो है वो कार को यहां ओवरटेक करेगी। यहां का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू 16 इंटू टाइम कर दूंगा, टाइम की वैल्यू 4 है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 64 मीटर। मतलब 64 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 4 सेकंड के टाइम के बाद ये बस इसको ओवरटेक कर चुकी होगी, और ओवरटेक करने के बाद बस हो गई रवाना और कार उसके पीछे छूट जाएगी। तो हमारे जो फाइनल आंसर होंगे वो यही होंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए साहब, 4 सेकंड एंड 64 मीटर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में क्या हो रखा है, A boy is moving with the constant velocity। लड़का भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन लड़का जब साइक्लिस्ट अपनी साइकिल से मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से, t बराबर 0 पे लड़का यहां है और t बराबर 0 पे साइक्लिस्ट उससे 32 मीटर आगे है। बहुत क्लियर है। इस बार साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, बहुत कम एक्सेलरेशन। अब होगा क्या बच्चों कि पहले लड़के की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है और साइकिलिस्ट की स्पीड 0 है, और लड़का पीछे था। तो जब लड़का बहुत तेजी से दौड़ेगा तो डेफिनेटली वो पहले साइकिलिस्ट को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। अब आप सोचिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किसके पास है, साइकिलिस्ट के पास। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर साइकिलिस्ट के पास है तो साइकिलिस्ट की हर सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो साइकिलिस्ट की वेलोसिटी 12 होने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। आई बात समझ में। अब आप सोचिए 6 सेकंड में लड़का कितना दौड़ चुका होगा, आप 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब इससे आगे निकल चुका है लड़का, और 6 सेकंड में ये कितना चलेगा, तो मैं हाफ AT स्क्वायर से निकाल लूंगा। अल्टीमेटली मैं ये समझ जाऊंगा कि पहले लड़के की स्पीड ज्यादा है और साइकिलिस्ट की स्पीड कम है, तो ये 32 मीटर को कवर करने के बाद थोड़ा सा आगे डिस्टेंस ट्रेवल करने पर लड़का साइकिलिस्ट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। पर क्योंकि लड़के की स्पीड कांस्टेंट है तो ये तो 12 से ही दौड़ता रहेगा। साइकिलिस्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब साइकिलिस्ट की स्पीड 6 सेकंड के बाद 12 हो जाएगी, 7 के बाद 14 हो जाएगी, और 8 के बाद 16 हो जाएगी। और जब साइकिलिस्ट की स्पीड लड़के की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो पहले लड़का आगे निकल गया था, अब साइकिलिस्ट की स्पीड बढ़ना शुरू होगी, तो अब साइकिलिस्ट लड़के को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद साइकिलिस्ट आगे निकल जाएगा और लड़का पीछे रह जाएगा। मतलब जो पहला टाइम आएगा हमारा वो टाइम होगा जब लड़का साइकिलिस्ट को क्रॉस करेगा, और जो दूसरा टाइम आएगा हमारा वो टाइम होगा जब साइकिलिस्ट लड़के को क्रॉस करेगा। मतलब इस सवाल के 2 आंसर होंगे। सवाल में क्या कहा गया आपसे, अ बॉय इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड व्हेन ही इज 32 मीटर बिहाइंड द साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट द साइकिलिस्ट, एक्सप्लेन रीजन फॉर द 2 आंसर्स। कितने टाइम के बाद वो साइकिलिस्ट से मिलेगा।
लड़का कितने टाइम के बाद साइक्लिस्ट से मिलेगा, ये तो पहले वाला कम वाला जो टाइम होगा वो लड़के का साइक्लिस्ट से मिलने का है, और जो दूसरा वाला टाइम होगा ज्यादा वाला वो साइक्लिस्ट का लड़के से मिलने वाला टाइम होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए यहां जाके क्रॉस करते हैं, यहां अगर क्रॉस करते हैं तो लड़के को कितना चलना पड़ा क्रॉस करने के लिए, लड़के को चलना पड़ा 32 प्लस डी, इतना चला, डी तो ये ट्रेवल किया, 32 ये ट्रेवल किया, लड़के की स्पीड कांस्टेंट है तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो कांस्टेंट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। मेरी पहली इक्वेशन तो मुझे ये मिल जाएगी, और साइक्लिस्ट जब यहां पहुंचा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो d इक्वल टू बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन मेरी ये मिल जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन से d की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 32 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 12t। अच्छा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, तो ये ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 32 प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर इक्वस टू 12t बनेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इक्वेशन आपकी क्या बनी, t स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं, 12t को इधर लाके माइनस कर देता हूं तो माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, एक्चुअली इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व किया जा सकता है, पर मैं चाहता हूं कि आप यहां क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करें। एक तो क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फैक्टर की हेल्प ले लेते हैं। किया जा सकता है फैक्टर, अगर आप बहुत आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यह रहेगा, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता भी है तो भी बेटा इसी से सोल्व कीजिए। एक बार फॉर्मूला याद करना है, हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा, अगर आप फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं तो रूट भी इजीली निकल जाएगा, रूट बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो झक मार के फिर इससे सोल्व करना ही पड़ता है, तो 2 बार टाइम खर्च हो जाएगा ना। इससे अच्छा पहली बार में इससे कर लिया जाए, मतलब मेरा ये मशवरा, बाकी आपकी चॉइस। चलिए, तो हमारी इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1। बी एक्स की जगह माइनस 12t आ रहा है, तो मेरे जो बी है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस 12, और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 32। सी की वैल्यू क्या आ रही है 32। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास है t इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4, ए की वैल्यू है 30, सॉरी ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 32 होल डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू जो है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बिकम्स 2। चलो एक काम करते हैं, 144 4 इंटू 1 इंटू 32, दिस बिकम्स 128। तो 144 माइनस 128 कितना हुआ 16। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। थोड़ा इसको मैं सही कर लेता हूं यहां पे, ध्यान से समझिएगा, इसको यहां से हटा लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, यहां पर ये बन गया मेरे पास 12 प्लस माइनस, ये पूरी वैल्यू मिल रही है मुझे रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 16 का रूट 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जब मैं प्लस साइन यूज करता हूं तो 12 प्लस 4 16 बाई 2, मेरा पहला जो टाइम आता है वो आता है 8 सेकेंड। और जब मैं माइनस साइन यूज करता हूं तो 12 माइनस 4 हो गया 8 बाई 2। दूसरा जो मेरा टाइम आता है T2 वो आता है मेरे पास 4 सेकेंड।
तो 2 टाइम आ रहे हैं। 2 टाइम का रीजन क्या है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपसे पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम बॉय मीट्स द साइक्लिस्ट, तो पहले लड़का साइक्लिस्ट को क्रॉस करेगा, इसका मतलब पहले वाला टाइम मतलब कम वाला जो टाइम है वो हमारा आंसर होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार देखिए, पर इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी होल्ड होगा कंसेप्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 2 आंसर आगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, अच्छा सा कंसेप्ट है। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखिए, एक ब्लॉक है एम मास का, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और उसके पास रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, और जब ये रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो बेटा ये जितना डिस्टेंस पे जाके रुका उसको बोलता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और जितने टाइम पे जाके रुका उसको बोलूंगा स्टॉपिंग टाइम। मुझे स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। स्टॉपिंग टाइम में निकालूंगा बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन डिस्टेंस में निकालूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 मुझे पता है, और मुझे स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। मुझे हंसी इसलिए चल गई कि सामने कर्टन लगा हुआ है और वहाँ से हमारे नवाब साहब जो छोटे बेटा जो है मेरा, वो मुझे चिढ़ा रहा है, साइड में से कर्टन हटा हटा करके बार बार मुझे छेड़ के जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, बच्चा है तो हम यूज करेंगे बाय v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब मुझे बताइए, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो साइन माइनस हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 इक्वल टू u माइनस a इंटू टी स्टॉपिंग। यहां से टी स्टॉपिंग की जो वैल्यू मिल जाएगी वो u अपॉन a मिलेगी, याद रखिएगा। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर अगेन 0, u स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 2a, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को लिख दूंगा d स्टॉपिंग। यहां से जब मैं d स्टॉपिंग निकालता हूं तो मुझे मिलता है u स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना यार, ये 2 फॉर्मूले अगर आपको यूज करना आ गया ना तो आप मैकेनिक्स के बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर ये 2 फॉर्मूले आपको प्रॉपर यूज करने आ गया तो बहुत सारी जगहों पे ये फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। नंबर 1, देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका इधर u से। अब जब u से फेंका तो बेटा एक्सेलरेशन जो है ना उसका, बॉल का जो एक्सेलरेशन है, बॉल का एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बॉल का जो एक्सेलरेशन है g वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो रिटार्डेशन होगा। अब ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना, जो रुकेगी जिस जगह जाकर के वही मैक्सिमम हाइट कहलाती है। तो जो h की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही डी स्टॉपिंग है, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? u स्क्वायर अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा? g, तो 2g। ये आपका आंसर मिल गया। अगर स्टॉपिंग टाइम की बात करता तो टी स्टॉपिंग की जो वैल्यू मिल जाएगी वो u अपॉन g मिल जाएगी, मतलब ऊपर पहुंचने का, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम इतना है तो नीचे आने का टाइम भी इतना ही होगा। तो ऊपर जाकर के नीचे आने का जो टाइम होगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो 2u/g आ जाएगा। आया कुछ समझ? ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे बात कर सकता हूं, मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहां पर एक ब्लॉक को मैं इनिशियल वेलोसिटी v0 देता हूं और ये ब्लॉक यहां आके रुक जाता है, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि कितना ऊपर जाके रुकेगा, बताइए स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आप सब जानते हैं इस कंडीशन में इधर जो रिटार्डेशन होता है वो g sin थीटा के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है? डी स्टॉपिंग की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, v0 स्क्वायर अपॉन 2a की जगह आ जाएगा g sin थीटा। सीधा आपका आंसर आ गया। आया समझ? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपने यहां पर इस तरफ प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी v0 से, और ये सरफेस रफ है। क्या है ये? रफ सरफेस। अब रफ सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना लगेगा? μmg। तो जो रिटार्डेशन पीछे की तरफ आएगा वो μmg/m मतलब μg के बराबर आएगा।
अब रफ सरफेस है तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, यहां फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। मान लीजिए यहां से जाके रुक जाता है और ये डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा म्यू जी, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात कर सकते हैं ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहां पर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी यू इस तरफ थी और ये एंगल थीटा है। अब बताइए यू का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू cos थीटा, यू का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू sin थीटा। आप मुझे बताइए इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यू sin थीटा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू sin थीटा। तो जिसका मैक्सिमम हाइट आता है एच मैक्सिमम, इसको निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो जी होगा, तो डिवाइडेड बाय 2g कर दूंगा तो हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? इस तरह से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है ना, आपके बहुत हेल्प करेंगे और लास्ट के दिनों में इस तरह के कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, ध्यान से पढ़िए। A body moving with velocity u is stopped by application of the brakes after covering the distance s. ठीक है, if the same body मतलब मास सेम होगा, move with the velocity n times of u and same braking force is applied. ध्यान से समझिएगा, अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम है, बॉडी भी सेम है, तो ए की वैल्यू सेम होगी, ए बराबर ए बाई एम कांस्टेंट हो गया। और आप जानते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो यू स्क्वायर बाई 2a होती है। दोनों कंडीशन में अगर a सेम है तो 2a भी सेम होगा, तो जो हमारा d है वो प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यार कितने टाइम के डिस्टेंस पे जाके रुकेगी अगर मेरी स्पीड n ही होगी, तो आप सुनिएगा ध्यान से, हम क्या करने वाले, पहले रुकी गई डिस्टेंस s थी, तो पहले वाली जो डिस्टेंस s थी, बाद वाली डिस्टेंस s2 ले लेता हूं, d प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आएगा। हम कैसे लिखेंगे? हो सकता है आपको लग रहा हूं मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं ना, पर अगर कंटेंट कवर करना है तो ये देखो ऑनलाइन है ना, आप पॉज करके दोबारा देख लो, सुन लो आराम से। आई थिंक कंटेंट कवर कम टाइम में करेंगे तो ये स्पीड तो रखनी ही पड़ेगी लास्ट के दिनों में, है ना? तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। d2 बाय d1 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। d2 मुझे निकालना है, d2 मुझे निकालना है, d2 मुझे निकालना है। d1 मेरा s है, s इक्वल टू u2 जो मेरा है वो nu है, तो n स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा, और u1 मेरा u था तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा। तो बताओ d2 की वैल्यू क्या मिल गई, d2 बिकम्स इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू s, ये आपका आंसर होगा। हाई बात समझ में, मतलब n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपने u स्पीड रखी थी पार्टिकल की और वो किसी ब्रेकिंग फोर्स की वजह से वही पार्टिकल मान लीजिए कोई s डिस्टेंस पे जाके रुका, और अगर मैं उस स्पीड को डबल कर देता हूं तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो फिर वो 4 गुनी डिस्टेंस जाके रुकेगा। ये बताना चाहता है सवाल, सिर्फ इतना सा है। चलिए साहब अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, सडनली द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्ट्रक्शन on the road and oh my god, this is the time of this is the question of reaction time. reaction time अगर t0 है तो t0 रिएक्शन टाइम होता क्या है, समझिए ध्यान से। देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू चलता है। तो हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने और रिस्पोंड करने के बीच में एक छोटा सा टाइम गैप होता है। आपने किसी चीज को देखा, आपकी जो हमारी ऑप्टिकल नर्व उसने ब्रेन को सिग्नल दिया। अब मान लीजिए आपको ब्रेक लगाना है तो ब्रेन आपके पांव को सिग्नल देगा ब्रेक लगाने के लिए। तो देखने, ब्रेन के पांव के सिग्नल देने और ब्रेक अप्लाई करने के बीच का जो टाइम गैप है, मतलब देखने और रिस्पोंड करने के बीच का जो टाइम गैप है, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने किसी चीज को देखा और देखने के बाद जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तब तक तो मेरी कार उसी स्पीड से चल रही होगी ना जिस स्पीड से पहले चल रही थी।
अब यहां पे क्या है कि कार पहले 15 मीटर पर सेकंड चल रही है, रिएक्शन टाइम कितना है मेरे पास टी नॉट। तो अब मुझे बताइए क्या उसकी स्पीड u थी, तो रिएक्शन टाइम में कार यहां से यहां तक चली, यहां से मैंने ब्रेक अप्लाई किया, यहां से रिटार्डेशन आएगा, तो यहां से जब ब्रेक लगाना शुरू करूंगा मेरी कार यहां जाके रुकी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस है u²/2 है। और रिएक्शन टाइम में कितना चलेगी कांस्टेंट स्पीड से, तो ये हो जाएगी u इंटू टी नॉट। क्या हो जाएगा? u इंटू टी नॉट। ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर रिएक्शन टाइम दे दिया जाए तो जो टोटल डिस्टेंस कवर है बिफोर कमिंग एट रेस्ट वो कितना हो जाएगा? u टी नॉट प्लस u²/2a। इससे सोल्व करना है। अब मुझे बताइए u की वैल्यू कितनी है? 15। u की वैल्यू कितनी है? 15। रिएक्शन टाइम कितना दिया? 0.4 सेकेंड, तो ये 0.4 हो गया, प्लस u² मेरा कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो जो d की वैल्यू है 15 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6, प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया। 10 यहां से हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा। 22.5 प्लस 6 कितना हो गया? 28.5 मीटर इज द राइट आंसर। तो 28.5, ये बेसिकली 0.5 होना चाहिए। दिस इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपके ये लेक्चर समझ में आया होगा। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे डील किए जाते हैं क्वेश्चंस। अगली सेशन के अंदर मैं आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम्स सिखाऊंगा सारे के, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड बस इसी तरह से हार्डवर्क करते जाइए। हम बस कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने की एग्ज़ाम तक। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं आखिरी के दिनों में। कोशिश कर रहे हैं, बस आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं आखिरी के दिनों में। इन सब चीज़ों से हमें ना तो पैसा कमाना है, ना हमें अर्निंग करनी है, ना हमें फेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना। बस ये कि जो इतने सालों से पढ़ाया, घर में एक स्टूडियो लगा हुआ है, एक सेटअप है, तो उसका यूज़ हो जाए, बच्चों तक कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए कि जब आपने वीडियो बना के डाला और कुछ बच्चों ने भी उसका फ़ायदा उठाया, तो जितना फ़ायदा उठाया उतना उठा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू।